मैं डॉक्टर शकुंतला मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर EFM। बच्चों, आज हम कृषि वित्त के प्रकार एवं स्रोतों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले हम अर्थ देखते हैं कृषि वित्त का। कृषि वित्त से आज से निवेश किए जाने वाले धन की उस राशि से है जो फार्म पर या खेत पर उत्पादकता में वृद्धि में सहायक होता है। इसे उत्पादकता वृद्धि के लिए ही प्राप्त किया गया ऋण उपभोग ऋण, जो कि कृषकों की दक्षता में वृद्धि करता है। यानी कि ये जो ऋण है वो निजी कार्य के लिए ना दिया जाकर कृषकों को इसलिए दिया जाता है, किसानों को, कि वे अपने खेत में इसका यूज़ करें, इस राशि का खाद बीज के लिए यूज़ करें, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ करें जिससे उत्पादकता में वृद्धि हो और वो इस ऋण को चुका भी दें और अपनी इनकम में भी वृद्धि कर ले। इसलिए ये कृषि वित्त के किसानों के लिए सुविधा की गई है। कृषि वित्त के प्रकार। कृषि वित्त जिस तरीके से किसान को आवश्यकता होती है उस हिसाब से कृषि ऋण का भी डिवाइडेशन किया हुआ है। अल्पकालीन ऋण कम अवधि के लिए, मध्यकालीन ऋण उससे ज़्यादा अवधि के लिए, दीर्घकालीन ऋण 5 से 20 अवधि के लिए लिया जाता है। अल्पकालीन ऋण वैसे तो 1 वर्ष के लिए दिया जाता है, लेकिन अधिकतम इसकी अवधि 15 माह होती है। ये अल्पकालीन में बीज, कीटनाशक दवाइयाँ क्रय करने, श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान करने, भूमि का लगान जमा कराने, पशुओं के लिए चारा दाना खरीदने आदि कार्यों के लिए दिया जाता है। अल्पकालीन एक वर्ष की अवधि का होता है, जैसे कि मैंने बताया, लेकिन अधिकतम ये 15 माह की अवधि के लिए दिया जाता है और ये किसानों को किस्तों में चुकाना पड़ता है। जो इसकी इंटरेस्ट रेट होती है वो बहुत कम होती है। अल्पकालीन ऋण की जो इंटरेस्ट रेट है मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण की बजाय ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है मध्यकालीन ऋण। मध्यकालीन ऋण 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक की अधिकतम अवधि के लिए दिए जाते हैं। मध्यकालीन ऋण किसानों को खेतों के लिए औजार खरीदने, बैल व दुधारू पशु खरीदने, कुएं गहरे करने, भूमि सुधार करने, कुएं पर मोटर लगाने, बाड़ लगाने आदि कार्यों के लिए ये ऋण दिए जाते हैं और ये भी परिपक्व अवधि होने पर ये किस्तों में चुकाना पड़ता है। नेक्स्ट है दीर्घकालीन ऋण। दीर्घकालीन ऋण कृषकों को 5 साल से 20 साल की अवधि अधिकतम अवधि के लिए प्रदान किए जाते हैं। ये भूमि क्रय करने, भूमि पर स्थायी सुधार करने, ट्रैक्टर व अन्य मशीनों को क्रय करने, कुआं बनवाने, फार्म में खाद संग्रहण के लिए गोदाम बनाने, पशुओं के लिए भवन बनाने, बिजली कुएं में बिजली लगवाने आदि कार्यों के लिए ऋण दिए जाते हैं। तो जिस तरीके से किसान को ऋण की आवश्यकता होती है उसी हिसाब से किसान ऋण ले लेता है। अगर कम अवधि के लिए ऋण की आवश्यकता है तो अल्पकालीन ऋण, अगर 1 से 5 साल की अवधि के लिए उसको पैसे की आवश्यकता है तो मध्यकालीन ऋण, और अधिक अवधि के लिए उसे ऋण की आवश्यकता है तो किसान इसके लिए दीर्घकालीन ऋण लेता है। कृषि वित्त के स्रोत। कृषि वित्त के जो रिसोर्सेज हैं वो 3 है इसमें। पहला है गैर संस्थागत स्रोत, संस्थागत और सरकार। तो पहले हम देखते हैं गैर संस्थागत स्रोत, जो रजिस्टर नहीं है कहीं पे। किसान को जब भी पैसों की आवश्यकता पड़ती है वो साहूकार, देसी बैंकर्स, महाजन, जमींदार, व्यवसायिक एजेंट, इनके चक्कर में फंसकर वो ऋण ले लेता है। लेकिन इन लोगों की जो इंटरेस्ट रेट है वो इतनी ज़्यादा होती है कि व्यक्ति एक बार लेने के बाद इनको चुकाने में बहुत दिक्कत आती है। ऋण बहुत महंगे होते हैं। वार्षिक 24%, 30% पे 1 साल की ऋण पर ये ऋण दिए जाते हैं और किसान एक बार इनके चंगुल में फंस जाता है तो उससे मुक्ति पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए साहूकार और ऋण के चंगुल में जब किसान फंस जाता है तो उसके लिए कहावत होती है कि दादा ऋण लेता है और बेटे पोते तक उसको चुकाते रहते हैं तब भी नहीं चुकता है। इसका मतलब इंटरेस्ट रेट इतनी ज़्यादा होती है कि और किसान की इनकम इतनी होती नहीं है, क्योंकि हमारी जो कृषि है बाढ़ अकाल मौसम पे आधारित है और एक बार जब किसान फंस जाता है तो फिर उसको चुकाने में बहुत दिक्कत आती है। इसी वजह से संस्थागत जो स्रोत हैं वो
ने किए हैं, जिससे किसान इनके चंगुल में भी ना फंसे और किसान को ऋण उसकी सुविधा के अनुसार मिले, कम रेट पे मिले और वह उसका आसानी से भुगतान कर सके। इसमें पहला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक आरबीआई बैंक है, जो देश का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना अप्रैल 1935 में हुई थी। ये बैंक डायरेक्ट रूप में तो किसानों को ऋण नहीं देता है, लेकिन इसने तीनों प्रकार के ऋण प्रदान करने के लिए राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी समितियां, इनके माध्यम से किसानों को अल्पकालीन ऋण, दीर्घकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण की आवश्यकता पूरी करवाता है। और रिजर्व बैंक ने इसके लिए एक अलग से नाबार्ड बैंक की स्थापना कर दी है। वही कृषि से संबंधित समस्त कार्यों को देखता है। नेक्स्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले ये इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था, बाद में इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम दिया गया। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कृषि के लिए वित्त उपलब्ध करवाता है। इसके लिए इसने अपनी शाखाएं भी खोली हुई हैं। जो इसकी सहयोगी शाखाएं वो भी किसानों के लिए ऋण उपलब्ध करवाती है। इसमें सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता देना, गोदामों के लिए ऋण उपलब्ध कराना। स्टेट बैंक गोदामों के लिए ऋण देते हैं, जैसे माल गोदामों की रसीदों और इन पर ऋण देते हैं। धनराशि निःशुल्क हस्तांतरण की सुविधा देते हैं। भूमि विकास बैंकों की सहायता करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाओं का विस्तार करते हैं, जैसे किसानों को वहीं की वहीं ऋण आसानी से मिल जाए। और ये चीनी मिल और कपासन मिल, इनको उनकी जो माल की जो रसीद होती है उनके आधार पर भी ऋण उपलब्ध कराते हैं। सहकारी बैंक ग्रामीण स्तर पर, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर, तीनों स्तर पर स्थापित किए हुए हैं। तो और ये तीनों प्रकार के अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराते हैं। ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक कृषि साख समितियां हैं, जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी साख समितियां हैं और राज्य स्तर पर राज्य सहकारी साख समितियां हैं। जो राज्य सहकारी साख समितियां हैं उन्हीं के निर्देशन में प्राथमिक कृषि साख समितियां और केंद्रीय साख समितियां हैं और किसानों को ऋण उपलब्ध करवाती हैं। नेक्स्ट है व्यापारिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक। ये भी किसानों के लिए ऋण उपलब्ध करवाते हैं। इनकी स्थापना गांव में भी की हुई है, जिससे किसानों को कोई परेशानी ना हो और व्यापारिक बैंक उनको ऋण उपलब्ध करवा सकें। भूमि विकास, जो व्यापारिक बैंक है वो अपनी जो उनकी जमाएं हैं उनका लगभग 70% के करीब कृषि के लिए ऋण उपलब्ध करवा रहे हैं। इसमें है नेक्स्ट भूमि विकास बैंक। भूमि विकास बैंक है प्राथमिक भूमि विकास ऋण प्रदान करने का कार्य करता है। ये भूमि की क्रय करने के लिए, भूमि में स्थायी सुधार कराने के लिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं। इनका उद्देश्य ये है कि कृषि में स्थायी सुधार हो सके और किसान अपनी कृषि को बंधक ना रखे, साहूकार और इनके चक्कर में ना पड़े, इसलिए इनके लिए भूमि विकास बैंक ऋण उपलब्ध करवाता है। लेकिन ये भूमि विकास बैंक भी भूमि को बंधक करके ही ऋण उपलब्ध करवाते हैं, क्योंकि दीर्घकालीन ऋण की अवधि बहुत लंबी होती है, यानी कि हमने देखा था 5 से 20 वर्ष तक की होती है। उनके लिए ये ऋण उपलब्ध करवाते हैं और ये ऋण किस्तों में चुकाया जा सकता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योग, लघु एवं सीमांत कृषक, कृषि श्रमिक, कारीगर, लघु उद्योग और कुटीर उद्योगों के श्रमिक, उन सब के लिए ऋण उपलब्ध करवाता है। पिछड़े क्षेत्रों के लिए, जनजाति क्षेत्रों के विकास के लिए, सभी के लिए ये ऋण उपलब्ध करवाता है। और सहकारी बैंक ने अपनी ग्रामीण क्षेत्रों में भी काफ़ी शाखाएं खोली हुई हैं। लास्ट है इसमें नाबार्ड बैंक। नाबार्ड बैंक जैसे हमने पहले फर्स्ट में देखा था कि रिजर्व बैंक ने जो भी अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन ऋण है वो सारे कार्य नाबार्ड बैंक को सौंप दिए हैं। नाबार्ड बैंक को राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक भी कहते हैं। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी और इसमें केंद्र सरकार व राज्य सरकार की 50-50 करोड़ पूंजी
लगी हुई है, यानी कि इसकी स्थापना 100 करोड़ रुपए की पूंजी से हुई थी, जिसमें 50% हिस्सा केंद्र सरकार का और रिजर्व बैंक का है। ये ये बैंक राज्य सहकारी बैंक, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक, भूमि विकास बैंक आदि को अल्पकालीन और मध्यकालीन दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाता है, जिससे वो किसानों को ऋण उपलब्ध करवा सके। लास्ट है सरकार। राज्य सरकारें व केंद्रीय सरकारें भी कृषि के लिए ऋण उपलब्ध कराती हैं। इसके लिए भूमि सुधार ऋण अधिनियम 1883 और कृषि ऋण अधिनियम 1884 के अंतर्गत कृषि ऋण दिए जाते हैं। इन ऋणों को तकावी ऋण कहा जाता है। पहले अधिनियम के अनुसार किसानों को भूमिपतियों को भूमि पर स्थायी सुधार करने के लिए, जैसे कुआं खोदने, बांध बनवाने आदि के लिए 20 वर्ष तक की अवधि के लिए दीर्घकालीन ऋण दिए जाते हैं। और दूसरे अधिनियम के अनुसार जो 1884 का है, उसके अनुसार खाद, बीज, हल, बैल आदि क्रय करने के लिए अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। इन ऋणों की जो ब्याज दर होती है वो बहुत कम होती है और इन्हें किसान आसानी से चुका पाता है, यानी कि 6% के करीब इनकी इंटरेस्ट रेट है। जिसे जबकि साहूकार महाजन है, जो उनकी व्यापारिक एजेंट है, उनकी 24 से 30% तक इंटरेस्ट रेट होती है, जो कि इससे 4-5 गुना ज़्यादा होती है। तथा ये इनके द्वारा किसानों को भूमि में स्थायी सुधार करने के लिए कुआं बनवाने, ट्रैक्टर खरीदने, बांध बनाने, कुओं में बिजली करवाने, रासायनिक उर्वरक और खाद बीज अच्छा यूज करने, जिससे उसकी जो खेतों में जो उत्पादकता है वो बढ़े, किसानों की दक्षता बढ़े और उनकी इनकम बढ़े और देश का किसान खुशहाल हो। क्योंकि जो हमारी राष्ट्रीय आय है उसमें भी कृषि का 16% के करीब योगदान है, इसलिए कृषि का उन्नत होना बहुत ज़रूरी है।